चलिए हम बात करते हैं आज फिर से केमिस्ट्री क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास का बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये है हमारा बेसिक कोर्स का वीडियो पार्ट नंबर 5, जिसमें हम आपको बताएंगे आज पूरे ब्रह्मांड की रहस्य के बारे में। ब्रह्मांड क्या होती है रियल में, पूरी दुनिया संसार जिसमें हजारों गैलेक्सी, करोड़ों सूर्य, तारे, चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों धरती, जहाँ पर करोड़ों तारे, करोड़ों सूर्य जो है बिल्कुल विद्यमान है, ऐसे स्पेस को हम कहेंगे ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में रियल में क्या है तो दो ही चीज़ है, दो सत्य है। एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। जो चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हवा, पानी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पिंड, उल्का, सूर्य, ये सारे द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। और उन द्रव्य को चलाने वाला इनकी जो अंदर ऊर्जा है, जिस वजह से सारे ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं अपने अपने सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है, वो सारा चीज़ की जो सिस्टम है, जिस वजह से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे धरती अपने अक्ष पर घूम रही है, जिस वजह से सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंच रही है, वो सब सिस्टम क्या है तो एनर्जी है। दुनिया की सच्चाई है यही। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ है, मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा। पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से बना है। विज्ञान कहता है द्रव्य और ऊर्जा से ही बना है, मैटर और एनर्जी से ही बना है। लेकिन अब आपको हम बात करेंगे यहाँ पर मैटर के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री की ब्रांच है मैटर। अगर हम फिजिक्स में जाएंगे तो आ जाएगा एनर्जी। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री की शाखा में अब हम प्रवेश करते हैं। केमिस्ट्री की शाखा का हमारा आता है मैटर, और मैटर के अंदर में है भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। मैटर को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक। दो प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर तीन चीज़ आती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि हम बर्फ़ की तीन अवस्था को देख सकते हैं, जिसमें बर्फ़ ठोस के रूप में है, वही बर्फ़ को पिघला दिए तो द्रव की अवस्था में जल आ गया, उसी को हम गर्म कर दिए तो भाप बनकर गैस बन गया। तो हर पदार्थ की अपनी अपनी अलग अलग अवस्था होती है, कोई ठोस में रहता है, कोई द्रव में रह सकता है, कोई गैस अवस्था में रह सकता है। जैसे लोहा को पिघला देंगे बिल्कुल द्रव अवस्था भी आ सकती है, जम करके वो सॉलिड हो सकता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर पदार्थों की जो अवस्था है वो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा, आपको तत्व मिलेगा, यौगिक मिलेगा और मिश्रण मिलेगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन चीजें मिलेगी आपको, तत्व, यौगिक और मिश्रण। एलिमेंट जो तत्व है उसके अंदर दो प्रकार के तत्व आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। और जो यौगिक है उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण के अंदर पढ़ेंगे समांगी और विसमांगी। रहा सवाल धातु का, तो धातु, लोहा एक धातु है, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है। इस तरह से ये जो धातु है, इसकी धातु की पहचान अलग होती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें करंट दौड़ती है। दूसरी बात, इसको आप पीटोगे तो इसमें से विशेष आवाज़ आएगी। लोहा को पीटने से, टीन को पीटने से, एल्युमिनियम को पीटने से, सोना को पीटने से एक विशेष ध्वनि, झंकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। इसको पीटने से आवाज़ करती है ये। दूसरी बात, इसको अगर आप पिघला दोगे या गर्म कर दोगे तो ये फैल जाते हैं। लोहा को पीट पीट करके आप फैला सकते हो, गर्म करके उसको पिघला सकते हो, मरोड़ सकते हो, उसको लंबा तार बना सकते हो उस धातु का। ये है धातु की पहचान। लेकिन जो अधातु है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर सल्फर जैसे चीज़ों की, या पत्थर की बात करें यहाँ पर, तो वो अधातु में आएगा, कोयला अधातु में आएगा। ये सब क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल को हम पीटेंगे टूट टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन लोहा को आप पीटोगे तो चिपट जाएगा, सोना को आप पीटोगे तो चिपट जाएगा, पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, तन्य होती है धातु। लेकिन अधातु क्या होती है, ये जो है बिल्कुल बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ये इसकी पहचान है।
अब बात करते हैं यौगिक का। हालांकि इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर यौगिक के बारे में बात करते हैं तो कार्बनिक और अकार्बनिक है। जितने भी कार्बन से बना हुआ पदार्थ है वो सब कार्बनिक है, जिसके अंदर में सी है, सी कार्बन। हमारा ह्यूमन बॉडी भी कार्बनिक है। ग्लूकोज है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, एंजाइम है। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन है उस सब में आरएनए, डीएनए, बिल्कुल कार्बन होना जरूरी है। आप सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन का फार्मूला आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर हम भोजन जो भी करते हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति को, सब कार्बन है। जितने पेट्रोलियम है, डीजल इंजन, सब पेट्रोलियम जितने भी सब कार्बनिक में आती है। वो सब कार्बनिक रसायन का एक भाग है। और जो कार्बन से विमुक्त है, जिसमें धातु आएगा, अधातु आएगा, कार्बन को छोड़ करके अन्य चीजें आप जो पढ़ेंगे वो सारी मटेरियल आएगी आपका अकार्बनिक में आएगा, जिसमें धातु कर्म वगैरह आएंगे, सब मेटल आएंगे आपका। ये सारा अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है। अब रहा बात मिश्रण का, तो मिश्रण दो प्रकार के हैं हमारे पास, समांगी और विषमांगी। ऐसा मिश्रण जिसको हम मिला देंगे, मिश्रण का मतलब मिला हुआ, किसी भी दो या दो से अधिक घटकों का मिला हुआ रूप मिश्रण कहलाएगा। लेकिन मिला हुआ रूप ऐसा मिल गया है कि उसकी जो घटक है, उसके तल है, उसके लेयर है, वो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, उसको पृथक नहीं कर सकते, वो समांगी कहलाएगा। जैसे के लिए आप नमक में पानी मिला दीजिए और नींबू का रस डाल दीजिए, आप बता नहीं सकते शरबत में कि ऊपर में नींबू का रस है कि बीच में नींबू का रस है कि नीचे में नमक है कि ऊपर में नमक है कि बीच में नमक है, सब घुल करके बिल्कुल बराबर हो जाएगा, वो समांगी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि पानी और तेल को मिलाइए, पानी और तेल को आप मिला दीजिए, चम्मच से हिलाइए, आधा गिलास पानी और आधा गिलास तेल रखिए आप सरसों का या नारियल का, बिल्कुल उसको आप मिलाइए, चम्मच से हिलाइए। जब तक हिलाएंगे आपको लगेगा तेल और पानी मिल गया, लेकिन 5 मिनट आप गिलास को स्थिर रख दीजिए, नीचे में पानी दिखेगा और ऊपर में तेल जो है तैरता हुआ नजर आएगा। दोनों की लेयर आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो विषमांगी है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। वो जो है आपका मिश्रण जो है हेट्रोजीनियस है, वो बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से कहना चाहिए यहाँ पर हम जो है बिल्कुल केमिस्ट्री की बेसिक बातें आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऐसा जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हमारे ही वीडियो पर मिलेगा, इसलिए ऐसा ज्ञान, ऐसा लाभ केमिस्ट्री का आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा सार बातें आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारे चैनल पर बने रहें, आपको मिलता रहेगा केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से बेसिक और विस्तार से विस्तार और आईएमपी सवाल की जानकारी। फिलहाल अभी हम केमिस्ट्री के बेसिक की बात कर रहे हैं, हम आपको ले चलते हैं अब आगे नए नए आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की और संरचना की तरफ, ताकि हम केमिस्ट्री को फिर से आगे बढ़ा सकें। जैसे जैसे हम आपको केमिस्ट्री की नए नए बातें बताते जाएंगे विस्तार से, फिर उसके बाद हम कक्षा 12वीं के वीडियो में आएंगे, कक्षा 12वीं का एमपी सवाल में आएंगे, कक्षा 11वीं के एमपी सवाल का वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच। चलिए हम फिर बात करते हैं पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई। अभी जो आपने मेटर के बारे में सुना मेरी बातों को ध्यान से, तो मेटर में जो सबसे छोटी इकाई आती है वो है परमाणु। और परमाणु के संरचना के बारे में हम जानेंगे, तब केमिस्ट्री को ध्यान से समझेंगे। उस दिन मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है, जिसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि वो नाभिक है, संपूर्ण भार नाभिक पर केंद्रित होती है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहती है, परिक्रमा करते रहती है, परिभ्रमण करती रहती है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे परिक्रमा करती है तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे परिक्रमा करते हुए जाती है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से परिक्रमा करती है उसके सामने से आकर के, पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से परिक्रमा करती है, दूर से इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करती है इस तरह से। तो जिस रास्ते में लोग परिक्रमा करते हैं वो होती है कक्षा, ऑर्बिट। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सब तरफ की कक्षा को हम देखें, पूरा एरिया को हम देखें, पूरा क्षेत्र को देखें, तो वो कहलाती है हमारा कक्षक, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। पूरा नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, वह त्रिविम क्षेत्र, 3 डायमेंशनल वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, उस जगह को, उस स्पेस को हम लोग कक्षक कहेंगे, ऑर्बिटल। और इसके भी यहाँ पर 4 उपकोष हैं, हम आपको बताएंगे। इसके भी 4 उपकोष हैं, कक्षक के 4 उपकोष हैं यहाँ पर।
इसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। एक होती है एस उपकोष। एस उपकोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी आकार कैसा होती है। पी उपकोष पाया जाता है, पी उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा होती है डी उपकोष, डी उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा होती है एफ उपकोष, और हर उपकोष में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होती है वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पर ऑर्बिट जो होती है, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं बोर का नियम। बोर ने बताया, बोर ने जो बताया है, ये नाभिक के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, नाभिक के पास वाली जो जगह है, ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, वो पहली ऑर्बिट है। थोड़ा दूर से घूमता है और दूसरा ऑर्बिट है, थोड़ा और दूर से घूमेगा वो ऑर्बिट जो है तीसरा ऑर्बिट कहलाएगा। उससे थोड़ा और दूर में जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है उस पथ में, वो चौथा ऑर्बिट कहलाएगा। तो जैसे जैसे नाभिक से हम दूर हटेंगे, ऑर्बिट की जो दूरी है, त्रिज्या है, वो बढ़ते जाएगी और साथ साथ उस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर भी बढ़ते जाएगा। चलिए इस बात को हम नेक्स्ट चित्र में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए इस चित्र को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा नाभिक, परमाणु का केंद्र नाभिक है, और नाभिक के पास में जो ऑर्बिट है, पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, घूम रही है, उस पथ को हम लोग कहेंगे प्रथम ऑर्बिट, प्रथम कक्षा, जिसको n बराबर 1 कहेंगे, और इसके ऊर्जा स्तर को k से दर्शाते हैं। ये प्रथम ऑर्बिट है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको प्रथम ऑर्बिट कहेंगे इसको। ये जो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है इस नाभिक के चारों ओर, इसको प्रथम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे इसको। ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जिस रास्ते में परिक्रमा कर रही है, ये रास्ता है इसका, इस पर परिक्रमा कर रही है चारों ओर, इस तरह से ऐसे करके जा रही है। तो ये जो पथ है ये द्वितीय ऑर्बिट कहलाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट कहलाएगा, और इसको हम n बराबर 2 कहेंगे, अर्थात सेकेंड ऑर्बिट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर है उसको हम L से दर्शाएंगे। इससे दूर जो तीसरा ऑर्बिट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक से दूर भी हो गया है, इसको हम थर्ड ऑर्बिट कहेंगे, n = 3 कहेंगे, इसकी ऊर्जा स्तर को m कहेंगे, ये तीसरा ऑर्बिट कहलाएगा। ये थोड़ा दूर में है, इस तरह से ये परिक्रमा कर रही है। ये चौथा ऑर्बिट है, आप इमेजिन कीजिए, ये चौथा ऑर्बिट है जिसको n बराबर 4 कहेंगे, इसकी ऊर्जा स्तर को n कहेंगे। यहाँ पर ये फोर्थ ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये भी नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करेगी। जैसे जैसे ऑर्बिट की क्रम संख्या बढ़ रही है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, वैसी वैसी ऊर्जा स्तर k का मान भी बढ़ेगा, k, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर L, उससे और अधिक ऊर्जा स्तर M, उससे और अधिक ऊर्जा स्तर N हो जाएगा। इसका रीज़न भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, बहुत मज़ेदार रीज़न है इसका। तो अभी फिलहाल आप जानिए कि नाभिक से जैसे जैसे कक्षा की क्रम संख्या बढ़ती है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर भी बढ़ने लगती है। अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे K से ज़्यादा ऊर्जा स्तर है L का, L से ज़्यादा ऊर्जा स्तर है M का, M से ज़्यादा ऊर्जा स्तर है N का। तो यहाँ पर K किसके लिए है, तो K है n बराबर 1 का, उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर है n = 2 का, सेकेंड ऑर्बिट का, उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर है n = 3, एंड इससे मोर देन एनर्जी n = 4। ठीक, कुल मिला करके आप ये कहें कि नाभिक से जैसे जैसे हम दूर हटेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती जाएगी। इस तरह से अब हम बात करते हैं कि हर स्तर में ये जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही बनाया, जरूरी नहीं है कि एक ही रहना, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे इसका नियम हम आपको बता रहे हैं। बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने बोर बरी सिस्टम से बताया है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसने अपना फार्मूला दिया कि 2n वर्ग, 2n वर्ग, 2 का यहाँ गुणा है,
2n², जहाँ पर n क्या है तो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट की क्रम संख्या है, कक्षा की क्रम संख्या है। किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है तो 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकती है। अब इसमें हम निकालेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर n क्या है, ऑर्बिट है यहाँ पर, तो 2n² होती है। ये बोर का नियम है, किसका नियम, बोर का सिद्धांत है, ये बोर का सिद्धांत। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा बिल्कुल डिटेल आपको हमारे चैनल से पहली बार मिल रही है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 2n² को और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर चीज़ का डिटेल मैं आप लोगों को, केमिस्ट्री आपके दिमाग से डर बिल्कुल मैं निकाल कर रहूँगा। केमिस्ट्री ऐसा पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आएगा। केमिस्ट्री आज से इजी हो जाएगा, आप केमिस्ट्री में महारत हासिल कर लेंगे, आप केमिस्ट्री की ज्ञाता हो जाएंगे, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट कहलाएंगे आगे चल के आप। तो फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको 2n² को बताता हूँ। आप ध्यान दीजिए, बोरबरी के अनुसार, महान साइंटिस्ट बोरबरी के अनुसार परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n², 2n का वर्ग होती है, जहां पर n क्या है, कक्षा की क्रम संख्या है। आइए देखते हैं। प्रथम कक्षा अर्थात n का मान 1, अर्थात इसमें n का मान 1 माने पहली ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n², तो 2 का 2, n के जगह मैंने 1 डाला, यहाँ पर 1 का वर्ग किया, क्योंकि यहाँ वर्ग है, इसको सॉल्व किया। 1 का वर्ग 1 होती है, और 1 को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2 आ गया, अर्थात ये नाभिक है। और इसके पास का जो पहला ऑर्बिट है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लाल रंग का आप देख पा रहे होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगी फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, भले कम हो सकती है। फिर उसी प्रकार से दूसरा कक्षा में आप ध्यान दीजिए, n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 2 का स्क्वायर। 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला n है, और n के जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होती है, और 4 2 8, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया यहाँ पर। तो ये जो दूसरा ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह से दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल आप पता कर सकते हैं तीसरा ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम आपको तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगी बताएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तीसरा ऑर्बिट में, तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है तो तीसरा कक्षा में अर्थात n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन कितना होगी तो इलेक्ट्रॉन बराबर 2 × n के स्थान पर आप भर दीजिए यहाँ पर, जैसे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 2 18, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। चतुर्थ ऑर्बिट का हम बता रहे हैं आपको, चतुर्थ कक्षा अर्थात n बराबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होगी तो n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन 2 × 3 का स्क्वायर यहाँ पर है तीसरा कक्षा के लिए, तो अब करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 2 हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले कक्षा में है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18, और चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। इसी तरह से पांचवी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं ना। मजेदार बात, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे दोस्तों। अगर लाभ मिल रहा होगा हमारे चैनल से, आपको कुछ केमिस्ट्री सीखने को मिल रहा होगा, कुछ फायदा मिल रहा होगा, तो बिल्कुल आप हमें बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए। ये चैनल जो है लिंक शेयर कीजिए लोगों को, दोस्तों को, ताकि सबका भला हो। और आपको अगर कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि फिर से हमारा नया आईएमपी वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूं विजय कुमार दिवाकर, आप सबको सादर नमन करता हूं। थैंक यू सो मच।